हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का एग्जाम और केवीएस का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वैसे कॉन्सेप्ट और वैसे प्रश्नों को जो इस समय केवीएस पूछ रहा है और जो पहले भी पूछा हुआ है। तो चलिए बिना विलंब के हुए उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं जो कि अभी तक नहीं पूछे गए और जो इस समय पूछे जा रहे हैं। उन प्रश्नों को आप कैसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब के हुए उन प्रश्नों को देखते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये सभी के सभी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये सभी के सभी केवीएस एग्जाम इस बार आपको पूछे हुए हैं। तो चलिए इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे हुए हैं कि इनमें से कौन सा गलत है। यहाँ संख्याओं के बारे में कह रहा है और पूछा हुआ है कि कौन सा गलत है। इसमें आसानी से आप बता सकते हैं। यहाँ पर सम और विषम के बारे में बात करें, का योग क्या विषम संख्या होता है। यदि मान लीजिए कि सम संख्या 2 है, विषम संख्या 3, 1 कुछ भी हो, इनका योग कीजिएगा तो क्या प्राप्त हो रहा है, विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। चाहे किसी भी संख्या सम और विषम का योग कीजिएगा हमेशा विषम संख्या प्राप्त होने वाला है। ये बात तो सही है, लेकिन आपको चुनना है कि गलत क्या है, इसको बताइए। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि आपको गलत कौन है उसको चुनना है। तो यहाँ पर सम और सम का योग विषम संख्या होता है। यदि सम के बारे में बात करें और सम के बारे में बात करें, इनका योग आप यदि करते हैं तो क्या ये विषम संख्या प्राप्त होगा, विषम संख्या नहीं प्राप्त होने वाला है। ये आपको सम संख्या ही आपको प्राप्त होने वाला है। तो ये भी बात क्या है, ये बात आपको यहाँ पर गलत है। जो सम और सम का योग होगा क्या होगा, आपको सम संख्या होगा, न कि विषम संख्या होगा। और जो गलत होगा उसी को आपको क्या करना है, चूज करना है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ सम और सम का योग हमेशा सम संख्या होता है। हाँ, सम और सम का योग क्या होता है, हमेशा सम संख्या होता है। ये भी बात आपका सही है। और सम और विषम का गुणनफल के बारे में बात करें तो हमेशा क्या आपको प्राप्त होने वाला है, सम संख्या आपको प्राप्त होने वाला है। जैसे 2 आपका कोई सम संख्या है, मान लीजिए 11 ही आपका विषम संख्या है, इसे गुणा कीजिएगा तो आपको हमेशा क्या प्राप्त होने वाला है, सम संख्या ही प्राप्त होने वाला है। अर्थात इनका जो गुणनफल होता है ना, हमेशा आपको सम संख्या प्राप्त होने वाला है। तो इस बात को आप समझिए कि यदि आप इवन नंबर है उसमें ऑड नंबर यदि आप जोड़ते हैं तो हमेशा आपको ऑड नंबर प्राप्त होने वाला है। इवन में यदि आप इवन को जोड़ेंगे तो हमेशा आपको क्या प्राप्त होने वाला है, इवन नंबर प्राप्त होने वाला है। और इवन में यदि आप गुणा करते हैं ऑड से तो हमेशा वो क्या प्राप्त होने वाला है, इवन नंबर ही आपको प्राप्त होने वाला है। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो आप ऐसे प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। तो ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है और ऐसे ही आपको प्रश्न पूछे हुए हैं, कुछ अलग तरह के भी प्रश्न आपको पूछे हुए हैं। रोमन नंबर से बार बार आपको प्रश्न पूछे हुए हैं। रोमन नंबर दे दिया गया है, साधारण अंक में उसको बदलना है या फिर साधारण अंक जो हम लोगों की संख्याएं हैं उस संख्या को रोमन अंक में बदलना है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको दिए गए हैं, उनका योग के बारे में आपको प्रश्न दिया है। तो अंत तक इस वीडियो में आप बने रहिएगा। उन तरह के सभी तरह के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो कि अब पूछ रहे हैं और जो अभी पूछे जा रहे हैं, डेली पूछे जा रहे हैं इस समय 2-3 शिफ्टों से। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, बड़ा छोटा से बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इस कॉन्सेप्ट को आप सीख लीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रश्न, इसमें आपको बढ़ते क्रम में इसको लिखना था, कौन सा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन में आपका था यहाँ बढ़ते क्रम। यहाँ पर संख्याओं के बारे में देखिए कि संख्याएं हैं कि आखिर में ये आपको 13 बटा के आपका 15 है, 13 बटा के आपका 19 है, 13 बटा के आपका 20 है और 13 बटा के आपका यहाँ पर 17 है। इसको आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर अंश क्या है, अंश आपका हर जगह समान है। अंश आपका क्या है, समान है। अंश आपका यहाँ पर हमेशा क्या है, हर जगह आपका समान है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जब अंश समान हो, जब अंश समान हो, जो अंश समान हो तो जिसका हर जितना बड़ा वो संख्या उतनी छोटी होती है। जब अंश समान हो जाए ना तो जिसका हर जितना बड़ा वो संख्या उतनी ही छोटी होती है। अर्थात 13 रुपये में 20 लोगों को बांटना है तो कम रुपया पड़ेगा, यदि उसी को 15 लोगों में बांटना होना तो अधिक रुपया पड़ेगा, तो अधिक रुपया पड़ेगा तो वो आपको बड़ा होगा। तो यहाँ पर जिसका अंश जितना बड़ा वो आपको यहां पर उतना ही छोटा होता है। तो जो छोटा होगा उसको पहले लिखना है क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो छोटा से बड़े की ओर हम लोगों को लिखना है। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, आपका 13 बटा के 20, ठीक है। उसके बाद छोटा क्या हो जाएगा, उसके बाद यहां पर इससे बड़ा क्या हो जाएगा, 13 बटा के 19, इससे बड़ा होगा, ठीक है ना। ये आपका 13 बटा के 19। उसी तरह से बारे में बात करें तो ये आपका 13 बटा के 17, इससे बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा जो होने वाला है आपका ये हो जाएगा 13 बटा के 15। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। ऐसे सभी तरह के प्रश्नों को मैंने
आपको कराया है और कैसे आसानी से बना सकते हैं उस सभी कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया है। यदि इसी बात को, इसी प्रश्न को आपको उलट दिया जाए, इस तरह से आपको कर दिया जाए कि 15 और बटा के 13 यहाँ पर हर सभी का सामान हो जाए, ये आपका 19 और बटा के यहाँ पर 13 हो जाए, ये आपका 20 बटा के आपका 13 हो जाए और ये आपका 17 बटा के आपका 13 हो जाएगा। और इसमें यदि कोई पूछे, इसमें यदि आपसे कोई पूछे इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है इसके बारे में, तो आपको आप क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका सब जगह हर क्या है, आपको समान है, हर जगह आपका हर समान है। तो जब भी आपको हर समान मिल जाए और ऊपर वाली संख्याएं आपको भिन्न है, या ऊपर वाली आपको संख्याएं क्या है, भिन्न है, ऊपर वाली संख्या आपको भिन्न है, तो जो देखने में ऊपर वाला सबसे बड़ा दिख रहा है ना, वो संख्या सबसे बड़ी होगी। जो देखने में बड़ा होगा वो सबसे क्या होगी, संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखने में बड़ा ऊपर वाली संख्या क्या है, सबसे 20 है ऊपर ना, ये क्या है, सबसे 20 है, तो ये आपको सबसे बड़ी होगी, ठीक है ना। 20 क्या होनी है, यहाँ पर जो 20 होनी है ये सबसे बड़ी आपको होनी है, अर्थात 20 बटा के 13 जो होनी है ये सबसे बड़ी होनी है। इसके बाद इससे छोटी कौन होगी, तो उसके बाद आपका 19 का नंबर आता है, तो ये आपका 19 और बटा के आपका 13 होने वाला है। इसके बाद छोटा होगा, इससे छोटा के बारे में बात करें तो इससे छोटा वाली संख्या आपको ये हो जाएगी 17 बटा के आपको 13 हो जाएगी, और सबसे छोटे के बारे में बात करें तो आपको 15 बटा के 13 हो गया, ठीक है ना। ये आपको सबसे छोटा हो जाएगा, यहाँ पर ये सबसे बड़ा था और यहाँ पे क्या होगा, ये सबसे छोटा होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। यहाँ पर क्यों ये सबसे बड़ा होगा, मान लीजिए कि 20 रुपये 13 लोगों में बांटना है तो अधिक रुपया पड़ेगा, 19 रुपये में उसी 13 आदमी को बांटना है तो ये क्या होंगे, उससे क्या होंगे, यहाँ पर 13 आदमी 20 रुपये में था, यहाँ पर 13 आदमी 19 रुपये 13 आदमी में, दोनों ही एक ही बात है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 रुपये का अंतर है ना, 1 रुपये का अंतर है, अर्थात इसमें क्या होगा, 1 रुपये के अंतर में यहाँ पर कम प्राप्त होगा सबको, ठीक है ना, कम प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर जो 17 में 13 लोगों को बांटेगा तो कम ही प्राप्त होगा, तो यहाँ पर इसलिए ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। इस तरह से आप आसानी से प्रश्नों को बना सकते हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब भी ऐसे प्रश्न आपको पूछे तो आसानी से आप बना सकते हैं, और पिछला वीडियो आप देखे हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से देखते ही बना सकते हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, 3 शिफ्टों से ऐसा बार बार आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है और आने वाले समय में भी ऐसा आपको प्रश्न पूछने ही वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में कि आपका यहाँ पर 3000 है, तो यहाँ पर संख्याएं के बारे में आपसे पूछ रहा था कि सभी संख्याएं क्या होंगी, ठीक है ना, सभी संख्याओं के बारे में आपसे बात कर रहा था। यहाँ पर बड़ी छोटी तो आप निकाल ही सकते हैं, सभी संख्याओं को भी आप निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है योग की, योग क्या है, सबका यहाँ पर योग आपका 3000 है। तो जो आपका यहाँ पर योग प्राप्त होता है ना, योग जो आपको प्राप्त होना है, तो इस योग से आप इन संख्याओं 3 संख्याओं का अनुपात निकाल सकते हैं। अनुपात निकालने का, जब 3 संख्या है तो अनुपात निकालेंगे, ठीक है ना, अनुपात निकालेंगे तो अनुपात निकालने क्या होता है, संख्याओं का योग और बटा के उनकी संख्या 3 है तो 3 से भाग दीजिए। एक बात आप जानते हैं कि जो अनुपात होता है ना वो आपको बीच की संख्या होती है, वो आपको क्या होने वाली है, बीच वाली संख्या होती है। बीच वाली संख्या आपको इससे प्राप्त हो जाएगी। अब बीच वाली संख्या प्राप्त कीजिएगा तो इससे भाग दीजिएगा, क्या प्राप्त होने वाली है, बीच वाली संख्या 1000 आपको प्राप्त होने वाली है। ये बीच वाली संख्या है, लगातार सभी संख्या है, ये क्या है, सभी लगातार संख्या है, तो एक इससे अधिक होगी संख्या और एक इससे कम होगी। तो यहाँ पर कम के बारे में बात करें तो 999 इससे कम संख्या होगी, अधिक के बारे में बात करें तो ये 1001 आपको अधिक संख्या होगी। इन तीनों को आप जोड़िएगा तो आपको 3000 प्राप्त होगी, और यही तीनों संख्याएं हैं 999, 1000 और 101। आप इसे आसानी से ऑप्शन से भी देखकर बता सकते थे कि किसका योग कीजिएगा तो आपको 3000 प्राप्त होने वाला है, और नहीं तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप बना सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को बनाना बहुत ही आसान काम है, तो जो ऑप्शन में ये होगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अंत तक बने रहिएगा। ऐसे प्रश्न भी आपको बार बार पूछे जा रहे हैं, तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि मान लीजिए कि ये संख्याएं हैं, लगातार संख्या है, 4, 5 है, तो यहाँ पर हमने बात किया कि जो औसत होता है ना वो आपको बीच वाली संख्या होती है। औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटा के संख्याओं की संख्या, तो यहाँ पर औसत क्या होने वाला है, आपको 3 होने वाला है। कैसे, तो जोड़ करके देख लीजिए, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, ठीक है। 15 में आपको संख्याएं कितनी है, 5 है, तो भाग दीजिएगा, क्या प्राप्त होने वाला है, 3 प्राप्त होने वाला है, और यही ना आपका औसत है। तो जब भी आपको औसत निकालना हो, जब भी आपको औसत निकालना हो, तो औसत यदि निकाल लेते हैं तो बीच वाली संख्या आपको आसानी से प्राप्त हो जाती है कि बीच वाली संख्या कौन है। अब जब बीच वाली संख्या है तो 5 के बारे में बात करेगा तो 2 इधर संख्या होगी, 2 इधर संख्या होगी, और आपको लगातार है तो घटा घटा करके लिख देना है, इधर जोड़ जोड़ करके लिख देना है। आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप बना सकते हैं, जब भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे आसानी से बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपको पूछा हुआ है
अगला 2 पद आप बताइए क्या होगा। आसानी से बना सकते हैं, ध्यान दीजिए इनका। आप देखिए रिलेशन क्या है, 3 दूना के 6, दूना करना है आपको, यहाँ पर दोना करना है और 1 जोड़ना है। यदि 1 जोड़ते हैं तो 7 प्राप्त होता है। 7 दूना के 14 करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो आपका यहाँ पर क्या प्राप्त होने वाला है, 15 होने वाला है। 15 दूना के 30 और 1 जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होने वाला है, 31 प्राप्त होने वाला है। 31 दूना के 62 और 1 जोड़ते हैं तो आपको 63 प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर भी आपको जो संख्या होगी वो 63 दूना का करना है और उसमें 1 जोड़ना है। तो 63 दूना कीजिएगा 126 और 1 जोड़िएगा 127 हो जाएगा। इसके अगली वाली संख्या आपको निकालनी है तो इसका आपको गुणा करना है, 127 का आपको गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 54 हो जाएगा और 1 जोड़िएगा तो 55 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर क्या होने वाला है, ये आपको 255 होने वाला है। और इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें आपको रिलेशन देखना है कि रिलेशन क्या है। तो इसमें हर जगह आपको 1 2 से गुना हो रहा है और 1 आपको जुट रहा है। ये रिलेशन आप पता कर लिए तो आसानी से कोई भी आपको टर्म निकाल सकते हैं। यहाँ पर 127 का आप दूना कर लिए, 127 का दूना कर लिए, यहाँ पर 254 हुआ, 200 आपका यहाँ पर 54 हुआ और 1 जोड़ दिए तो 200 आपका 55 हो गया। तो मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को तो आप सीख ही चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए जिससे वह संख्या क्या हो, 48 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बारे में बात किया जाए तो सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की होती क्या है, आपको ये संख्या होती है 10,000 जो होती है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसमें कराए क्या जोड़ा जाए कि वो 48 से क्या हो, पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो इसमें आपको क्या करना हो, 48 से विभाजित होने के बारे में बात कराए तो 48 से आपको भाग देना है। यहाँ पर इसमें भाग दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसमें भाग दीजिएगा तो 48 दूना क्या होने वाला है, यहाँ पर 96 होने वाला है। बचेगा कितना, 4 आएगा क्या, 40 नहीं जाएगा, यहाँ 0 लगेगा और यहाँ 0 आपको लगेगा, 400 हो गया। अब ये कितनी बार में जाएगा 48 से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितनी बार में जाएगा। यदि आप इसे 8 बार में करते हैं, यदि इसे आप 10 बार में करते हैं तो 480 होगा। 9 बार में करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि आप इसे 9 बार में करते हैं तो उससे कम होगा। यदि आप उसे 8 बार में करते हैं तो इस संख्या से भी आपको क्या होने वाली है, कम संख्या आने वाली है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है, जो पूछ रहा है उसके बारे में, यहाँ पर क्या जोड़ा जाए, यहाँ पर क्या जोड़ा जाए। यदि जोड़ा जाए के बारे में बात करें तो जो इससे अधिक वाली संख्या प्राप्त हो रही है वहां तक आपको भाग देना है। और यदि आपको यहाँ पर घटाए जाए के बारे में बात करना है तो यहाँ पर जो उसके नजदीक वाली संख्या है उससे आपको वहां पर बात करना है, ठीक है ना, उतना ही आपको भाग देना है। यहाँ पर जोड़ा जाए के बारे में बात करें कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाए तो इससे अगले टर्म में आपको भाग देना है। यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो होना है ये 8 बार में कटने वाला है, माने 8 बार से कम में ही आपको आएगा। लेकिन इससे आगे अब 400 के पार हम लोग जाएंगे कि क्या संख्या आएगी, तो 400 के पार में भाग देंगे, अर्थात हम लोगों को यहाँ पर भाग देना पड़ेगा, 9 से भाग देंगे। अब 9 से भाग देंगे तो 9 8 क्या होने वाला है, 72 होने वाला है। और 9 चौक के 36 और 36 में 7 जोड़िएगा तो आपको यहाँ पर 43 होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होने वाला है, आपको 43 होने वाला है। इसको घटाइएगा, ये देखिए कितना अधिक है, आपको 32 अधिक है, इतना आपको 32 अधिक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना। यदि आपको इसमें जोड़ने के बारे में ही ना बात कर रहा है, यहाँ पर जोड़ने के ही बारे में बात ना कर रहा है, तो यदि हम लोग 32 जोड़ दें, यदि हम लोग इस संख्या में 32 जोड़ दें, अर्थात जो 10,000 है इसमें यदि हम लोग 32 जोड़ दें तो जो संख्या आपको प्राप्त होने वाली है वो 48 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पर घटाने के बारे में बात करना तो हम लोग आगे वाले तक नहीं जाते, हम लोग 8 तक सिर्फ भाग देते। यहाँ पर जोड़ने के बारे में पूछ रहा था तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक टर्म आगे जा करके उसको हम लोग लिखेंगे और यहाँ से डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि क्या है, उसमें आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने वाली शेष बात नहीं रह जाती है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको बनाने होंगे आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस तरह का प्रश्न आपसे बार बार पूछा जा रहा है, 3/4 में क्या जोड़ा जाए कि दी गई संख्या क्या हो, व्युत्क्रम हो जाए। व्युत्क्रम कहने का अर्थ क्या है कि 3/4 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि संख्या व्युत्क्रम हो जाए। व्युत्क्रम हो जाए कहने का अर्थ क्या है, संख्या उलट जाए, अर्थात अंश जो हर है, जो अंश और हर के रूप में है, अब वो हर जो है अंश के रूप में हो जाए, अर्थात 4 ऊपर हो जाए और 3 आपका नीचे हो जाए, उलट जाए, रेसिप्रोकल हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके बारे में कहते हैं कि इसमें क्या जोड़ा जाए। तो मान लीजिए कि इसमें हम लोग जोड़ दे रहे हैं, एक्स जोड़ दे रहे हैं, वाट जोड़ दे रहे हैं, कुछ भी जोड़ दे रहे हैं, तो हम लोग कुछ इसमें क्या जोड़ें कि ये इसके बराबर हो जाए। तो अब आपको यहाँ पर एक्स का सिर्फ वैल्यू निकाल देना है, अर्थात 4/3 में से आपको 3/4 को घटा देना है। यहाँ
एलसीएम लीजिएगा 12 हो जाना है, यहाँ 4 बार में जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 3 बार में, तो 3 के 9 आपको यहाँ पर घटा देना है 9 को, अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 7 और बटा के आपको 12, अर्थात यदि हम लोग इस संख्या में 7 बटा के 12 जोड़ दें तो आपको 4 बटा के 3 रेसिप्रोकल उसका हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं, पैटर्न पर अगला 2 पद बताइएगा क्या होगा, तो इनके संबंध के बारे में आपको देखना है कि आखिर संबंध क्या है। इनका संबंध देखिए, इसको यदि हम लोग जोड़ते हैं तो अगला टर्म आपको प्राप्त हो रहा है, कोई दिक्कत है। यदि हम लोग इनको दोनों को जोड़ते हैं तो अगला टर्म आपको प्राप्त हो रहा है, तो यदि हम लोग इनको दोनों को जोड़ रहे हैं तो अगला टर्म प्राप्त हो रहा है, इनको यदि हम लोग जोड़ रहे हैं तो अगला टर्म प्राप्त हो रहा है, इनको यदि हम लोग जोड़ रहे हैं तो अगला टर्म प्राप्त हो रहा है, तो इनको यदि हम लोग जोड़ रहे हैं तो भी देखिए अगला टर्म आपको प्राप्त हो रहा है। उसी तरह से इनको यदि हम लोग जोड़ रहे हैं तो आपको अगला टर्म प्राप्त हो रहा है, तो इनको यदि आप जोड़ें तो भी क्या होगा, अगला टर्म आपको प्राप्त होने वाला है। तो इसको यदि आप जोड़ते हैं तो क्या आने वाला है, 55 आने वाला है, जो कि अगला टर्म आपको होगा। ये 55 है और 55 क्या होगा, आपका अगला टर्म होगा। उसी तरह से यदि आप 34 और 55 को आपस में जोड़ते हैं तो आपको अगला टर्म प्राप्त हो जाएगा, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पर जोड़िएगा तो 80 हो जाएगा और 9 आपका यहाँ हो जाने वाला है 89, अर्थात तो 55 89 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। ये 2 पदों को जोड़ने के बाद आपको अगला टर्म प्राप्त हो रहा है और ऐसे प्रश्न निश्चित है कि एक आपसे पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपसे वर्गों और त्रिभुजों में आकृतियों की संख्या आपको पूछ रही है कि इसमें से कितनी आकृतियां होंगी, इसको बताइए। ऐसे प्रश्न में इसमें आपको वर्ग के बारे में पूछा हुआ था कि इसमें कितने वर्ग होंगे, इसको आप बताइए। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो आपको डायरेक्ट दिख रहे हैं, नहीं तो इसके पैटर्न पर होता है और पैटर्न से आप उसके फॉर्मूला से अभी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि इसमें कितने वर्ग हैं। यदि वर्गों के बारे में बात की तो देखिए, एक ये वर्ग है सबसे बड़ा जो वर्ग है, एक यहाँ वर्ग है, एक यहाँ वर्ग है, एक यहाँ वर्ग है, आपको 4 वर्ग हुए, ठीक है। उसके अलावा ध्यान दीजिए, एक सबसे बड़ा वर्ग है और एक आपको बीच में ये आपको छोटा वर्ग है, तो 4 और 2 आपको 6 हुआ। 4 तो आपको प्राप्त हो गए और 2 आपको बड़ा और उसके बीच में सबसे बड़ा, ये आपको 2 प्राप्त हो गए। इसके अलावा अभी भी इसमें वर्ग हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है, आपको वर्ग मिलने वाला है। तो एक वर्ग ये मिलने वाला है, एक वर्ग ये मिलने वाला है, एक वर्ग ये मिलने वाला है और एक वर्ग आपको ये मिलने वाला है। तो यहाँ पर वर्ग कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे और यहाँ पर जो होगा 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में आपको दिया हुआ था, ठीक है ना, आपको 6 दिया हुआ था, 8 दिया हुआ था, 10 दिया हुआ था और आपको 12 दिया हुआ था कि इसमें इतने वर्ग हैं। तो जो जानते हैं इसे आप आसानी से बना सकते हैं, जो नहीं जानते हैं वो गलत करके आए हैं। कुछ लोग 8 करके आए हैं, कुछ लोग 6 करके आए हैं। जिनको 6 दिख रहा है कि नहीं ये है 4 है और 2 ये 6 है, वो आपको 6 करके आए हैं। कुछ लोग 8 पता नहीं क्यों कर दिए हैं और कुछ लोग हैं कि 10 इसका सही आंसर किए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ऐसे भी त्रिभुज में आपको त्रिभुजों की संख्या के बारे में आपको पूछा हुआ था और ऐसे प्रश्नों को मैंने कराया है और इसमें पूछा हुआ था कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसे प्रश्न को आप एक बार देख लेंगे जो भी आपको आकृतियों से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपका निश्चित है, देख लेते हैं तो आसानी से सभी के सभी प्रश्न आप बना सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं एक्यूट एंगल के बारे में, ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में, और इसको बोल रहा है कि बढ़ते क्रम में बताइए, अर्थात असेंडिंग ऑर्डर में बताइए, पूछ सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए। ये प्रश्न पूछा हुआ है तो डिसेंडिंग में पूछ सकता है, इसे आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक्यूट के बारे में बात करें, एक्यूट के बारे में बात करें तो ये आपका होता है निम्न कोण, ये आपका होता है निम्न कोण। ऑब्ट्यूज के बारे में बात करें तो ये आपका होता है अधिक कोण, ठीक है ना, ये आपका होता है अधिक कोण। यदि हम लोग राइट के बारे में बात करें तो ये आपका होता है समकोण। आप तो इतनी बात आप जानते हैं कि ये आपको समकोण होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बात करें कि रिफ्लेक्स एंगल को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल को क्या कहते हैं, तो रिफ्लेक्स एंगल को हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती कोण, ठीक है ना। ये आपका होता है प्रतिवर्ती कोण, आपका होता है रिफ्लेक्स एंगल। और यहाँ पर स्ट्रेट एंगल के बारे में बात करें तो ये आपका होता है रिजु कोण। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसे हम लोग कहते हैं रिजु कोण। एक और कोण होता है, ठीक है ना, एक और कोण होता है और वहाँ पर होता है वो संपूर्ण कोण, ये आपका होता है संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण का अर्थ आप समझते हैं कि जब कोण का वैल्यू 360 डिग्री के बराबर हो जाए तो संपूर्ण कोण कहलाता है। यदि यहाँ पर निम्न कोण के बारे में बात किया जाए, इसके बारे में समझिए, जब कोण क्या हो 90 डिग्री से छोटा हो तो वो निम्न कोण होता है। जब कोण यहाँ पर अधिक के बारे में बात करें, यहाँ पर अधिक के बारे में बात करें, यहाँ पर समकोण के बारे में बात करें, तो जब कोण का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होता है तो आपको समकोण होता है। इतनी बात आपको समझ रही है। यहाँ अधिक के बारे में बात करें तो जब कोण का वैल्यू क्या हो 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से क्या हो आपको
अधिक हो और 180 डिग्री से आपका यहाँ पर कम हो तो ये होता है अधिक कोण। यदि यहीं पर रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बात करें, रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बात करें तो इसको आप समझिए, जब कोण का वैल्यू 180 डिग्री से क्या हो, अधिक हो और 270 डिग्री से कम हो तो इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और रिजु कोण के बारे में यदि हम लोग बात करें तो जब कोण का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो वो रिजु कोण कहलाता है। और संपूर्ण कोण, जब कोण का वैल्यू आपको 360 डिग्री के बराबर हो जाए तब आपका यहाँ पर वो संपूर्ण कोण कहलाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी को आपको एसेंडिंग ऑर्डर अर्थात बढ़ते क्रम में आपको लिखना था कि बढ़ते क्रम में क्या होगा, तो सबसे छोटा क्या होगा, एक्यूट, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा होगा। तो यहाँ पर आपको एक्यूट हो गया सबसे छोटा, एक्यूट आपको हो गया सबसे छोटा। इससे बड़ा आपको क्या होने वाला है, इससे बड़ा आपको जो 90 डिग्री के बराबर होगा उसके बाद ये आएगा दूसरा नंबर पर, तो उस पर क्या हो जाएगा, राइट कोण हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है इसमें, आपको कोई राइट एंगल आपका हो जाएगा इससे बड़ा। अब इसके बारे में बात करें, इससे अधिक बड़ा क्या होगा, तो ये आपको अधिक कोण होने वाला है, अर्थात ऑब्ट्यूज एंगल आपको बड़ा होने वाला है। कोई दिक्कत है, ये आपका ऑब्ट्यूज हो गया। अब इससे बड़ा आपको बारे में बात करें, इससे बड़ा अब वो क्या होने वाला है, ऑब्ट्यूज क्या होता है 90 से 180 होता है। अब इससे बड़ा क्या होगा, यहाँ पर इसके बीच में होगा ना, तो इससे बड़ा आपको 180 आने वाला है, अर्थात रिजु कोण आपको आने वाला है, ठीक है ना। ये आपको रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल आपको आने वाला है, ये आपको रिजु कोण हो जाएगा। और इससे बड़ा क्या होने वाला है, अब इससे बड़ा 180 से 270 वाला हो जाएगा, अर्थात रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बात करें, अर्थात प्रतिवर्ती कोण आपको हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या आने वाला है, संपूर्ण कोण आने वाला है, जो कि थीटा का वैल्यू आपको 360 डिग्री हो जाए तो सबसे बड़ा क्या होगा, आपको संपूर्ण कोण होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गई है। जब भी आपको ऐसे अब प्रश्न पूछे जाएंगे तो अब आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। यहाँ पर सजाना था कि कौन सा यहाँ पर होगा, सजाए हुए क्रम को आपको बताना था, तो अब आप आसानी से बता सकते हैं इसमें कौन सा क्रम होगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा, ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट अति महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे ऐसे आसान प्रश्न आपसे पूछे गए थे। एक ट्रक जो यहाँ इतना केजी ले जा सकता है, एक व्यक्ति ने 48 बैग रखा है उसमें, ये जिसका एक बैग का जो वजन है आपको 105 किलोग्राम है, तो जो ट्रक है और कितना वजन ले जा सकता है इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ट्रक टोटल वजन ले कितना जा सकता है, यहाँ पर 6048 केजी ले सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि जो व्यक्ति है वो 48 बैग रखा जिसका वजन 105 केजी है, जिसका वजन 105 केजी है, अर्थात यहाँ पर आपको ये 48 बैग है जिसका वजन आपको 105 केजी है और यहाँ पर टोटल वो ले जा सकता है। तो कितना वजन और ले जाएगा ये ट्रक, इसको बताना है। तो यदि ये इतना वजन ले जा सकता है, कुल इतना वजन उसमें रखा गया है और इसी को यदि हम लोग घटा दें तो इसमें और कितना वजन रखा जा सकता है, इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस यही तो आपको काम है। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये तो कैलकुलेशन आप आसानी से कर लेंगे, ये प्रश्न आपको पूछा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि फरवरी 2024 में घंटों की संख्या कितनी होगी, इसके बारे में बताइए। यहाँ पर फरवरी 2024 के बारे में बात कर रहा है कि 2024 लीप ईयर है और लीप ईयर में फरवरी के बारे में बात करें तो फरवरी आमतौर पर तो होता है 28 दिन का, लेकिन ये होने वाला है आपका 29 दिन का। यहाँ पर कह रहा है कि फरवरी 2024 अर्थात पूरे महीने के बारे में बात कर रहा है कि इसमें घंटों की संख्या कितनी होगी। आप जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं, आपको 24 घंटे होते हैं। आपको यहाँ पर निकालना है कि 29 दिन में कितने घंटे होंगे, अर्थात 29 में आपको 24 से सिर्फ गुणा करा देना है और जो आएगा वही उसका घंटों की संख्या हो जाएगी। अब इसे आप गुणा करा सकते हैं आसानी से, आप जानते हैं तो जानिए, नहीं तो आप ध्यान दीजिए कि कैसे गुणा हम लोग कराते हैं। यहाँ पर हम लोग इसके इकाई अंक से गुणा कराते हैं तो 9 चौक क्या हो जाएगा आपका 36, बचा कितना 3, तिरछा तिरछी हम लोग गुणा कराते हैं तो 4 दूना के 8, 9 दूना के 18, 26 हो जाएगा और 3 आपका हो जाएगा 29, बचा कितना 2 और पुनः आपको इसका गुणा करा देना है, 2 दूना के 4 और 2 आपका हो जाएगा 6, अर्थात टोटल होने वाले हैं घंटे कितने 696 घंटे होते हैं। तो ऐसे गुणा को आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप सीख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये भी आपको उसी तरह का आसान प्रश्न है, ट्रक वाला की तरह ही है। यहाँ पर है कि एक टैंक में 1000 लीटर पानी आ सकता है। यदि ए ने इतना लीटर पानी उपयोग कर लिया, बी ने इतना उपयोग कर लिया, तब टैंक में कितना पानी शेष है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर टोटल कितना है, टोटल है आपका यहाँ पर 1000 टोटल है, ठीक है ना। ये आपका टोटल है 1000। इसमें कह रहा है कि ए ने इतना उपयोग किया, बी ने इतना उपयोग किया, अर्थात उपयोग को हम लोग निकाल दें तो कितना बचा, इसको आपको आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको उपयोग को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपको उपयोग हुआ
हुआ है उसको इसमें से क्या करना है, घटाना पड़ेगा। उपयोग हुआ है इतना ना, तो इनको आपको जोड़ करके इसमें से घटा दीजिए। इसको जोड़ करके घटाइएगा तो यहाँ पर घटाने देखिए, घटाइए 6 5 हो जाएगा 11, 11 के लिए 1 हो गया, ठीक है। 5 और 9 1 10 के लिए 0 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव रख लीजिए, बचा कितना 1। 7 5 12, 12 1 आपका हो जाने वाला है 13 और बचा 1, 6 2 8 हो जाने वाला है 9 और 5 4 आपका हो जाने वाला है 9। अब इसी को आपको इसमें से घटा दीजिएगा और जो आएगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप इसे घटा सकते हैं। यदि आप इसमें से घटाते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाने वाला है 10 है और 10 में से आपको 1 घटने वाला है 9 हो जाने वाला है, ये आपको 9 हो जाने वाला है और ये सभी के सभी 9 हो जाने वाले हैं। तो 9 में से 3 को घटाइएगा तो क्या आने वाला है 6 पॉइंट आपको 99 आने वाला है, सब 99 आपको खत्म हो जाने वाले हैं। अर्थात उसके पास बचा कितना 6.99 लीटर आपको पानी शेष बचा। मैं ऐसा करता हूँ कि जब भी ऐसे पानी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे अब आप आसानी से बना लेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको जोड़ना घटाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से आपको प्रश्न पूछा गया है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और आपका इंडियन नंबर सिस्टम, ये दोनों में आपको रिलेशन करके प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि ये क्या होता है, एक को हम लोग इकाई कहते हैं तो आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में उसे 1 कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ दहाई कहते हैं तो उसे टेंस कहते हैं, हम लोग यहाँ सैकड़ा कहते हैं तो उसे हम लोग उसे क्या कहा जाता है 100 कहा जाता है। यदि 1000 कहते हैं तो उसे आपको 1000 कहा जाता है, 10,000 कहा जाता है तो उसे 10,000 कहा जाता है, ठीक है ना। यदि यहाँ पर लाख के बारे में बात करें तो लाख यदि हम लोग कहते हैं तो वहाँ कहा जाता है 100, आपको 1000 कहा जाता है, यहाँ पर 100,000 कहा जाता है। उसी तरह 10 लाख के बारे में बात करें तो जब हम लोग 10 लाख कहेंगे तो आपको क्या होने वाला है मिलियन कहा जाता है। और यहाँ पर करोड़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर यहीं से तो आपका गेम शुरू होता है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ लाख कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर 100 लाख, यहाँ पर लाख को क्या होता है 100, आपका 1000 का 1 लाख होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर 10 लाख को हम लोग वहाँ पर मिलियन कहा जाता है। और यहाँ पर करोड़ के बारे में बात करें तो करोड़ क्या होता है 10 मिलियन होता है। जो करोड़ होता है हम लोगों का वहाँ आपको 10 मिलियन होता है। और 10 करोड़ जो होता है आपको 100 मिलियन होता है। जो 10 करोड़ है आपको 100 मिलियन होता है। अरब को कहते हैं बिलियन, ठीक है ना। और आपका यहाँ पर 10 अरब को 10 बिलियन कहते हैं। और यहाँ पर खरब को क्या कहेंगे हम लोग 100 बिलियन कहेंगे, ठीक है ना। 100 बिलियन आपको कहा जाता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है और इसी से रिलेट करके आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर हम लोग 10 मिलियन किसके बराबर है, या फिर यहाँ पर पूछ देगा कि यहाँ पर जो 10 अरब है वो कितने बिलियन के बराबर है, मिलियन के बराबर है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है प्रश्न। ऐसे प्रश्न भी आपको बार बार पूछे जा रहे हैं, तो ये सिस्टम को आपको याद रखना है और जो भी आपको इससे प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को आपको आसानी से कर लेना है, बशर्ते ये आपको कॉन्सेप्ट याद है तभी आप कर पाएंगे। तो चलिए इनके प्रश्नों की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये सभी आपको प्रश्न पूछे गए हैं। पूछा गया है 10 करोड़ किसके बराबर होगा, ये आप बताइए। 10 करोड़ कहने का अर्थ क्या होता है, 10 करोड़ कहने का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये 100 मिलियन, यहाँ पर 10 मिलियन का अर्थ क्या होता है, ये 10 मिलियन है। ये कहने का अर्थ क्या होता है 1 करोड़ होता है, ठीक है ना। ये आपका होता है 1 करोड़। 10 मिलियन का अर्थ होता है 1 करोड़। यहाँ यदि हम लोग 1 मिलियन के बारे में बात करें कि 1 मिलियन कितना होता है, तो 1 मिलियन आपको 10 लाख होता है, ठीक है ना। ये आपको 10 लाख होता है 1 मिलियन। तो यहाँ पर जो होता है 1 करोड़ कितना होगा आपको, यहाँ पर 1 करोड़ आपको 10 मिलियन होगा। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि 10 करोड़ किसके बराबर है, यहाँ पर 10 करोड़ किसके बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या ये होगा, ये आपको होगा नहीं। 10 करोड़ यहाँ पर क्या है, ये आपको 100 मिलियन है। 100 मिलियन आप जानते हैं कि 1 करोड़ में कितना है 10 लाख है। 100 मिलियन में कितना होगा, 100 मिलियन में क्या कितना होने वाला है 10 करोड़ होने वाला है। अर्थात यहाँ पर 10 करोड़ के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो ये 10 करोड़ किसके बराबर होगा 100 मिलियन के बराबर होगा। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछला आपको देखेंगे तो जो भी आपको नंबर सिस्टम में है तो उसको आप याद रखेंगे तो किसी भी प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। और इसी से रिलेट करके आपको ऐसे ही प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर 1 करोड़ के बारे में बात करें कि 1 करोड़ इसमें किसके बराबर है, तो बता सकते हैं आप कि 1 करोड़ किसके बराबर होता है। 1 करोड़ आप जानते हैं कि जो 1 मिलियन होता है, ये 1 मिलियन क्या होता है 10 लाख के बराबर होता है। ये 1 मिलियन क्या होता है 10 लाख के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपसे 1 करोड़ के बारे में पूछ रहा है कि 1 करोड़ क्या होगा। अर्थात जब 1 मिलियन 10 लाख के बराबर हो रहा है तो 1 करोड़ कितना हो जाएगा 10 मिलियन के बराबर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। 10 मिलियन के बराबर हो जाएगा। 100 मिलियन ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा और वो भी आपका गलत हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट अब आप अच्छी तरह सीख गए हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो वो नंबर सिस्टम को आपको याद रखना है क्योंकि इससे आपको बार बार अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है ना। हम लोग बात करने वाले हैं इसके अलावा और भी आपको नंबर सिस्टम के बारे में यदि बात किया जाए रोमन नंबर सिस्टम के बारे में, तो उससे आपको बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हर एग्जाम पर पूछे जा रहे हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
अब देखिए दोस्तों, ऐसे आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, फूलों का 20 गुलदस्ता जिसके एक गुलदस्ते में 6 फूल हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है कि फूलों का 20 गुलदस्ता है, 20 गुलदस्ता है और आपको उसमें एक गुलदस्ते में आपको 6 फूल हैं। कितने फूल हैं? आपको 6 फूल हैं। इनको आप जोड़िएगा तो टोटल कितने होंगे? 120 फूल होंगे। ये आपको क्या होने वाले हैं? ये आपको 120 फूल वाले हैं। ये क्या है? आपको गुलदस्ता है और यहाँ पर एक गुलदस्ते में 6 फूल है, तो इसका अर्थ हुआ कि टोटल फूल कितने हैं? 120 फूल है। यहाँ पर कह रहा है कि और यदि इसका मूल्य आपको पूछ रहा है कि यहाँ पर 20 है, जो इसका मूल्य है ना, अर्थात यहाँ पर गुलदस्ते के बारे में बात कर रहा है कि जो गुलदस्ते का मूल्य है आपको 20 है। यदि मोहन ने एक फूल 3 रुपये में बेचा तो मोहन को हुई लाभ या हानि को बताइए। यहाँ पर बात कर रहा है कि जो एक गुलदस्ते का जो आपको कीमत है ना, ये आपको एक जो गुलदस्ते की कीमत है वो आपको यहाँ पर 20 होने वाली है। क्या होने वाली है? आपको 20 रुपये होने हैं। एक गुलदस्ते की कीमत आपको 20 रुपये होने वाली है। यहाँ पर बात कर रहा है कि 20 गुलदस्ते हैं। क्या है? आपको 20 गुलदस्ते हैं, तो 20 गुलदस्ते और यहाँ पर एक गुलदस्ते का 20, तो टोटल कीमत के बारे में बात करें कि 20 गुलदस्तों का आपको कीमत कितना होगा, तो आपको 20 और गुना आपको यहाँ पर 20 होने वाला है, ठीक है ना। अर्थात टोटल कितना होने वाला है कीमत? आपको 400 होने वाला है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न करा है कि यदि मोहन ने एक फूल 3 रुपये में बेचा, क्या किया? एक फूल आपको 3 रुपये में बेचा, तो टोटल फूल कितने हैं? 120 फूल है। लेकिन ये बोल रहा है कि एक फूल कितने में बेचा? आपको 3 रुपये में। एक जो फूल है, एक जो आपका यहाँ पर फूल है वो बेचा 3 रुपये में, तो इसलिए 120 फूल न टोटल है, 120 फूल न है, आपको एक एक फूल करके बेच रहा है, तो 120 फूल कितने रुपए में बेचेगा इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। 120 रुपये बेचेगा तो कितना लाभ और हानि होगा, तो 120 रुपये, 120 फूल यदि बेचता है, इसलिए 120 फूल का कीमत कितना हो जाएगा? 120 गुना के 3, अर्थात टोटल ये कीमत कितना हुआ? 12 तिहाई के 36, अर्थात 360 रुपये का फूल क्या किया? आपको यहाँ पर बेचा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 120 फूल बेचा 3 रुपये के हिसाब से, अर्थात 360 रुपये में बेचा। ध्यान दीजिए, उसने खरीदा कितना? यहाँ पर कीमत जो है ना, उसकी जो लागत कीमत है, जो आपको यहाँ पर लागत कीमत है आपको इतना है, 400 रुपया है। वो बेच दिया 360 रुपये में, हुआ क्या? 40 रुपये का हानि हुआ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हुआ? 40 रुपये का हानि हुआ। यहाँ पर एक फूल बेच रहा है 3 रुपये में, एक फूल बेच रहा है 3 रुपये में, 120 टोटल उसके पास फूल हैं। 120 फूल को कितने रुपये में बेचेगा? 360 रुपये में। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है कि जो 20 फूल आपको खरीदा है, एक गुलदस्ते का यहाँ पर 20 गुलदस्ता फूल है और एक गुलदस्ते की कीमत आपको यहाँ पर 20 रुपये है, तो टोटल हुआ कितना? 400 रुपया हुआ। 360 रुपया में बेच दिया, 40 रुपये का हानि हुआ, तो यहाँ पर हो रही है हानि। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इस पर कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं कैसा प्रश्न पूछा गया। अब देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि 12 अंगूरों के 14 गुच्छे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 12 अंगूरों के 14 गुच्छों के बारे में बात कर रहा है और ये खरीदे जाते हैं कितने रुपए में? 42 रुपये में क्या किए जाते हैं? खरीदे जाते हैं। आगे कह रहा है और 21 अंगूरों के 12 गुच्छे, 21 अंगूरों के, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 21 अंगूरों के 12 गुच्छे 75 रुपये में बेच दिए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? 75.60 रुपीज़ में आपको बेच दिए जाते हैं। तो प्रति अंगूर लाभ या हानि आपको बताना है। एक अंगूर के बारे में आपको बताना है कि एक अंगूर पर कितना लाभ या हानि हुआ, इसके बारे में बताइए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रति अंगूर, गुच्छों के बारे में नहीं बात कर रहा है, प्रति अंगूर के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये 42 रुपये हो रहे हैं ना। यहाँ पर 12 अंगूरों के 14 गुच्छे, ये 14 क्या है? आपको गुच्छे हैं, ये आपको 14 गुच्छे हैं। यहाँ पर इनका कीमत जो है आपको 42 रुपये है। वो 12 अंगूर हैं, ये क्या है? आपको 12 अंगूर होने वाले हैं और इनका जो है ना इतने कीमत 42 है। तो इसलिए यहाँ पर एक अंगूर की कीमत के बारे में यदि हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा? 42 और बटा के, ध्यान दीजिएगा, ये 12 अंगूरों के 14 गुच्छों के बारे में बात कर रहा है, अर्थात 12 गुना आपका 14 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 21 अंगूरों के 12 क्या है? आपको गुच्छे हैं और उनको बेचा जाता है 75 रुपये 60 पैसे में। इसलिए एक अंगूर के बारे में बात किया जाए कि एक अंगूर कितने रुपए में बेचे जाएंगे, अर्थात 75 रुपये 60 पैसे में आपको भाग जाएगा किसने से? 21 अंगूरों के 12 गुच्छों से, अर्थात यहाँ पर 21 अंगूर हैं और वो 12 के गुच्छों में संख्या है, अर्थात यहाँ पर 21 अंगूरों के यहाँ पर गुच्छे हैं, 21 अंगूरों के यहाँ 12 गुच्छे हैं, अर्थात टोटल अंगूर कितने होंगे? 21 गुना 12 होंगे। यहाँ पर भी टोटल अंगूर कितने होंगे? 12 गुना 14 होंगे। ये 42 है, तो यहाँ पर टोटल अंगूर से भाग दीजिएगा तो एक अंगूर का आपको कीमत यहाँ पर पता चल जाएगी। कोई दिक्कत है? यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसे जो कटता है उसे कटा लीजिए, जो बचता है उसे बचा लीजिए।
यहाँ कटाइएगा, यहाँ पर कटाइएगा, यहाँ पर 14, 14 का 28, 14 यहाँ क्या होता है 42 होता है। तो ये 3 बार में आपको कट जाएगा, ये कट जाएगा आपको 4 बार में, ठीक है। अर्थात ये क्या आया 1/4 आया। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि 1/4 कहने का अर्थ क्या होता है 0.25 होता है। एक अंगूर का आपको यहाँ पर कीमत हो गया, खरीद हो गया। यहाँ बिक्री के बारे में बात करें तो इसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है आपका 0 पॉइंट आपका यहाँ पर 3 रुपीज़, ठीक है ना। यहाँ पर 0.3 दशमलव को यहाँ पर कर लीजिएगा 100 हो जाएगा। बाकी आपको यहाँ पर आसानी से इसे कटा सकते हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। नहीं तो आप गुणा करके भी कटाइएगा ना तो ये 3 बार में पूरा का पूरा आपको कट जाने वाला है। 3 बार में आपको पूरा का पूरा कट जाने वाला है। 3 बार में पूरा कट जाएगा, लेकिन नीचे 10 होगा तो दशमलव आपको आ जाने वाला है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, उसने खरीद रहा है। यहाँ पर क्या है खरीदने के बारे में बात है कि खरीद रहा है 0.25 में और बेच रहा है कितने में, यहाँ बेच रहा है कितने में 0.3 में बेच रहा है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि लाभ हुआ है या हानि हुआ। यहाँ पर 25 पैसे में और यहाँ पर 3 है, 0.3 है, तो ये क्या है अधिक है ना, तो अधिक है। अर्थात 0.3 है ना, 0 इसे हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर 0.25 इसे हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना लाभ हुआ ये आपको पता चल जाएगा। अर्थात कितना लाभ हुआ 0.05 का आपको लाभ हुआ। अर्थात एक अंगूर पर 0.05 का लाभ हुआ। अर्थात पता चल गया आपको। मैं ऐसा करता हूँ कितनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखेंगे अब आप आसानी से बना लेंगे, कोई तकलीफ आपको होगी नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि यदि ABCD किसी ऑफिस में काम करते हैं, यदि ए जो है 10 AM से 6 PM तक काम कर रहा था, कितना घंटा काम हुआ। इसका जो काम यदि हम बात करें कि ए कितना काम किया, 10 बजे जाता है 6 बजे आता है, अर्थात कितना काम किया 8 घंटे काम किया। यदि हम लोग बात करें बी के बारे में तो 11 बजे जाता है 8 बजे आता है 9 घंटे काम किया। सी 9 बजे जाता है और 4 बजे आता है, अर्थात 3 और 4 7 घंटे आपको सी काम किया। और डी के बारे में बात करें तो 10 बजे जाता है और 7 बजे आता है, तो कितना काम किया 9 घंटे काम किया। कोई दिक्कत है इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो यदि हम लोग बात करें कि एक दिन में कुल कितना काम किया, एक दिन में कितने घंटे काम किया, कितने घंटे काम किया, इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो इनको जोड़ लीजिए। जोड़िएगा 9 8 17, 17 7 24 और 9 और 8 आपका यहाँ पर 17 हो जाएगा, 17 और 7 आपको यहाँ पर 24 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 से 7 PM अर्थात 9 घंटे ये भी आपको काम कर रहा है। तो ये भी आपको कितना हो जाएगा 17 7 24, 24 और 9 आपका यहाँ पर होने वाला है 33 घंटे। टोटल आपको काम हो गया 33 घंटे। अब टोटल काम आपको यहाँ पर 33 घंटे हो गया, 1 घंटे का आपको 50 रुपये मिलता है। तो बताइए कि सप्ताह में कुल कितने रुपये का काम हुआ, आसानी से निकाल सकते हैं। तो टोटल घंटे कितने हुए 33 गुना 7। यहाँ पर बात कर रहा है कि 50 रुपये मिल रहे हैं 1 घंटे का, तो 33 गुने 7 घंटे कितने रुपये मिलेंगे, तो 50 से गुणा करा दीजिए, इसी कैलकुलेट कर दीजिए, जो आएगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है और ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको पूछा गया कि एक वर्ग की भुजा आपको 9 मीटर है 87 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा, इसके बारे में बताते हैं। आप जानते हैं कि वर्ग का परिमाप आपको सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो 4 गुना भुजा होता है इसका परिमाप। तो 4 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 मीटर है और यहाँ पर 87 सेंटीमीटर है। क्या आपको 87 सेंटीमीटर है, तो इनको आपस में आप गुना करा दीजिए। ये क्या हो जाएगा 9 चौके 36 मीटर हो जाएगा और इनका गुणा कीजिएगा तो ध्यान दीजिए 7 चौके आपका 28 हो जाएगा और 8 चौके 32 हो जाएगा, 32 दो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 36 मीटर 348 सेंटीमीटर होने वाला है। लेकिन ऑप्शन में ये दिया नहीं होगा। क्यों नहीं दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 348 सेंटीमीटर है और इधर आपको मीटर है। तो 348 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, कितने मीटर होंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जानते हैं आप कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो यहाँ पर 348 है ना, अर्थात जो बात करें यहाँ पर 300 के, तो यहाँ पर 300 सेंटीमीटर जो आपको प्राप्त हो रहा है ये, इसमें आपको मीटर मिल जाएंगे 3 मीटर मिल जाएंगे, तो 3 मीटर जाकर के इसमें आपको जुड़ जाएंगे, अर्थात टोटल हो जाएगा 39 मीटर और आपको बच जाएगा यहाँ पर 48 सेंटीमीटर और यही इसका परिमाप हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो आप इसी तरह से डायरेक्ट इसे निकाल सकते हैं, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप गुणा कीजिएगा और आसानी से अंत में जाकर के इसे चेंज कर लीजिएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये प्रश्न आपको बार बार पूछे जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों की ओर हम लोग चलते हैं और बहुत सारे प्रश्नों पर काम करना है।
अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न तो आपको हद ही कर दिया है, हर बार पूछा जा रहा है, हर एग्जाम में आपको पूछा जा रहा है, बस आपको डिजिट यहाँ पर चेंज है, बाकी आपको हर बार यही क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि बने सबसे 5 वर्णों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर आपसे पूछ रहा है। सबसे बड़ी संख्या बनती कब है? जब शुरू में आपको सबसे बड़ी संख्या आती है। यहाँ पर 5 9 आएगा, उसके बाद क्या आने वाला है? 5 आएगा, उसके बाद क्या आने वाला है? 3 आएगा, उसके बाद 2 आने वाला है, और अंत में सबसे छोटी संख्या आएगी, और ये जो संख्या होने वाली है ये आपको सबसे बड़ी संख्या होने वाली है। यदि यहीं पर हम लोग छोटी के बारे में बात करें कि सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी, तो सबसे छोटी संख्या में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या रखते हैं, तब सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर बात करें कि सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। एक बात और भी इस प्रश्न में है कि जो संख्याएं हैं रिपीट नहीं हो रही हैं, इन्हीं का यूज करना है और एक ही बार यूज करना है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पर यदि हम लोग 0 रखते हैं, 0 रख देते हैं, 2 रख देते हैं, 3 रखते हैं, 5 रखते हैं, 9, तो ये भी क्या होगा? 5 अंकों की संख्या होगी। लेकिन ये 5 अंकों की संख्या नहीं है, यहाँ पे ये 4 अंकों की संख्या है। ये 0 का यहाँ आगे वैल्यू कोई नहीं है, ये किसी अंक के बाद होता तब तो इसका वैल्यू होता, आगे लग जाएगा तो ये छोटी संख्या नहीं बन पाएगी, ये 4 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, इसके बारे में समझिए कि आपको 0 को शुरू में नहीं रखना है, जब भी रखिएगा उसको बाद में ही रखिएगा। तो सबसे छोटी उसके बाद क्या है? 2 है, तो 2 को रखिएगा, अब उसके बाद आप 0 रखेंगे, उसके बाद छोटी संख्याएं रखेंगे, तो 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या आपको रखना है, और इसी का अंतर कर देना है। जो अंतर आपको पूछ रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को अब आप आसानी से बना लेते होंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपको पूछा गया है कि एक आयत जिसकी लंबाई आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये आयत है और इसकी लंबाई आपको 835 है, ठीक है ना, ये आपका 835 मीटर है, और यहाँ पर चौड़ाई आपको बात कर रहा है कि ये 234 मीटर है। एक चक्कर में कितने दूरी तय करेगा, इसके बारे में बात कर रहा है कि एक चक्कर में कितने दूरी तय कर रहा है। एक चक्कर कहने का अर्थ इसका ये है ना कि इसको घुमा दिया जाए एक चक्कर तो कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है ना, अर्थात दूरी तय करेगा, कितना दूरी तय करेगा, तो जितना उसका परिमाप होगा उतना ही दूरी आपको तय करने वाला है। तो इसका सिर्फ आपको परिमाप निकाल लेना है, और परिमाप तो निकालना जानते हैं कि 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, अर्थात 835 और प्लस आपको 234 कर देना है, और यही आपका उसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को बनाना बहुत ही आसान काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब रोमन अंक के बारे में आपसे बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और ये रोमन अंक से ही प्रश्न है। आपको रोमन अंक से प्रश्न पूछा गया है कि 1947 और में आपको इसको रोमन अंक के रूप में लिखिए, और 497 को रोमन अंक के रूप में लिखिए। ये रोमन अंक में लिखे हुए हैं, तो इनका आप योग कीजिए, इसके बारे में बताइए। ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, तो कैसे इन प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं, इसको आप लास्ट तक देखिएगा, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। यदि नहीं समझ में आएगा तो इसके पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और नहीं तो केवीएस के प्ले लिस्ट में जाकर के इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसको मैंने बेसिक से बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया है कैसे आपको रोमन अंक में लिखना है। यदि रोमन अंक में है तो सामान्य अंक में कैसे लिखना है, और यदि आपको सामान्य अंक में है तो उसे रोमन अंक में कैसे लिखना है। इसमें 2-3 बातें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? आपको याद रखनी है कि 1, 5, 10 ये आपको 1000 आपको ये होते हैं, और इनको ये है, तो आप कैसे इन्हें याद रखिएगा इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूं फिर से, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर नोट है, सबसे पुराने वाले जो नोट है उन्हीं को आपको याद रखना है, 20 को छोड़ करके, ठीक है ना। जो आपको 20 है, आपको 2 का नोट आपको छोड़ करके, जो 2 है जिसमें ना, उसको छोड़ करके बाकी सबको याद रखिए, वही रोमन अंक होते हैं। 1 रोमन अंक होता है, 5 रोमन अंक होता है, 10 रोमन अंक होता है, 50 होता है, 100 होता है, 500 होता है, और 1000। 2000 नहीं, 2000 तो नया नोट है ना, पहले 1000 का ही नोट चलता था, ठीक है ना। तो इन नोटों को आपको याद रखना है, और इनका सिंबल 10 तक तो आप सभी जानते हैं कि 1 इस तरह से लिखा जाता है, 5 इस तरह से लिखा जाता है, 10 इस तरह से लिखा जाता है। अब उसके बाद के बारे में बात किया जाए, LCDM, LCDM जो टीवी होती है LCD, उसको याद रखना है, LCDM, LCDM, LCDM। तो इतनी बात आपको याद है तो आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। एक बात और भी आपको याद रखनी है, मान लीजिए कि आपको ये संख्या 6 है, ठीक है ना, 6 है, और आपको लिखना है 6 कैसे लिखिएगा रोमन अंक में, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। तो 6 कैसे, तो इसके बेस के बारे में लिखते हैं, सबसे नजदीकी बेस क्या होता है उसके बारे में। तो 5 आता है, क्या आता है आपको? 5 आता है। 6 लिखना है, 1 अधिक लिखना है ना, तो जब भी अधिक लिखना हो तो प्लस करके इधर लिखेंगे। 7 रखता तो 2 हम लोग लिखते तो 2 लिखते, अर्थात यहाँ पर 1 कैसे लिखा आता है, 1 इस तरह से लिखा आता है। 7 होता तो 2 बार 1 लिखते, 8 लिखना होता तो 3 बार 1 लिखते। लेकिन कब आपको 3 बार 1 लिखना है, कब आपको यहाँ पर 1 बार किसको लिखना है, किसको 2 बार लिखना है, किसको 3 बार लिखना है, इसके बारे में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। तो आपको यहाँ पर सीखना ये बात है, यहाँ पर सीखना कि जिसमें 1 है, जिसमें 1 है, उन्हें आप अधिक से अधिक 3 बार लिख सकते हैं।
जिसमें जिसमें एक है उन संख्याओं को आप अधिक से अधिक 3 बार लिख सकते हैं, और जिसमें जिसमें एक नहीं है अर्थात 5 है, जिसमें जिसमें आपका 5 है उसे अधिक से अधिक एक ही बार आप लिख सकते हैं, उससे अधिक नहीं लिख सकते हैं। सिर्फ ये 2 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें कि 5 को आप अर्थात जो इसका सिंबल है 5, इसको आप कितनी बार लिख सकते हैं, तो जिसमें जिसमें 5 हो उसे अधिक से अधिक एक ही बार लिख सकते हैं। अर्थात 5, 50 और 500 को सिर्फ आप एक ही बार इसका रिपीट नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। और जिसमें जिसमें एक है उसे आप 3 बार रिपीट करके लिख सकते हैं। 1 को 3 बार लिख सकते हैं, यहाँ पर 10 को 3 बार लिख सकते हैं, 10 का अर्थात सिंबल जो x है उसको 3 बार लिख सकते हैं, 100 को 3 बार लिख सकते हैं, और 1000 को आपको 3 बार लिख सकते हैं। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आप आसानी से कोई भी प्रश्न आप बना सकते हैं। अब यहीं पर हम बात करें, जब ये 6 लिख दिए इस तरह से, तो आपको यहाँ पर यदि 4 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो 5 तो इसके बेस में लिखना है, ठीक है ना। आपको 4 इससे क्या है 5 से छोटी संख्या लिखनी है तो इधर लिखना है, लगाएंगे 1 लेकिन इधर करेंगे उसको, जो माइनस हो रहा है तो आपको इधर लिखना है, प्लस हो रहा है तो आपको इस साइड में दाहिने साइड में लिखना है, माइनस हो रहा है तो बाएं साइड में लिखना है। यही आपको बात है, हो गई, कोई दिक्कत है। यहाँ पर 3 बार 1 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। लेकिन यदि यहीं पर आपको 9 लिखना हो कि 9 लिखिए रोमन अंक में, तो 9 कैसे लिखेंगे, 9 ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 9 आप कैसे लिखेंगे। क्या आप 9 को इस तरह से लिखेंगे, क्या आप 9 को इस तरह से लिखेंगे कि ये 4 बार 1 लिख दें, यहाँ पर 9 है तब 5 से क्या है, यहाँ पर आगे आने वाली संख्या है तो इधर हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, प्लस करके। तो क्या 4 9 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो 1 है ना, 1 वाली जितनी भी संख्या है अधिक से अधिक आप 3 बार रिपीट कर सकते हैं, उससे अधिक रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है 4 बार, 4 बार हम लोग कर ही नहीं सकते, इसलिए हम लोग उसको उस तरह से नहीं लिख सकते, सिर्फ हम लोग इसे 3 बार ही लिख सकते हैं, उससे अधिक हम लोग नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर हम लोग कैसे 3 बार तो ये लिखा नहीं जा सकता। तो अब आपको क्या करना होगा कि अब आपको उसके आगे वाली जो 10 है ना उस पर अब आपको विचार करना है। तो 9 के बाद आता है 10, 10 को आपको लेना है। अब ध्यान दीजिए ये 10 से अधिक संख्या है या कम है, तो कम है तो इधर करना है। कितना कम है, 1 कम है तो 1 इधर लगा देना है, 2 कम होता तो आपको इधर लगा देते, लेकिन 2 कम होता तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो 8 की श्रेणी में आएगा और उस स्थिति में आप 1 को 3 बार लिख सकते हैं, इसलिए आपको इधर नहीं कीजिएगा 2 बार, 1 बार सिर्फ कीजिएगा। और इसके बाद यदि आपको करना होता तो आपको 1 कितनी बार कर सकते हैं, 3 बार। यदि आपको 13 लिखना हो तो x पर क्या करते हैं, 3 1 लिख करके आप उसे 13 बना सकते हैं, क्योंकि 1 को अधिक से अधिक 3 बार आप लिख सकते हैं। इतना कॉन्सेप्ट तो आपको पता हो गया, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। अब इन प्रश्नों की ओर चलिए और इन प्रश्नों को आप आसानी से बनाइए। कैसे बनेंगे, यहां पर बात करें 1947 को, इसको आपको रोमन अंक के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, 1947 कहने का अर्थ क्या है कि ये 1000 है, 900 है, 47 है अर्थात 40 है, 7 है, यही ना है। तो आपको यहां पर 19 अर्थात यहां पर 1000 है तो ये आपको 1000 अलग लिख दिए, ठीक है। अब यहां पर जो 900 है उसको आप अलग लिख दिए, ये आपका 900 हो गया। यहां पर जो 47 है, 47 में क्या है 40 है, इसको अलग लिख दिए, और जो 7 है इसको आप अलग लिख दिए। इतनी बात आपको समझ आ रही है। अब यहां पर 1000 को आप क्या कहेंगे, आपको यहां पर m से डिनोट करते हैं, तो 1000 के लिए आप यहां पर m लिख दिए, कोई दिक्कत है। यहां 900 के बारे में बात करें कि 900 क्या है, ठीक है। यहां पर जो 900 के यदि बारे में बात करें तो 900 500 में प्लस 400 कर सकते हैं क्या, 100 को 4 बार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि उसको रिपीटेशन सिर्फ 3 ही बार अधिक से अधिक हो सकता है, नहीं लिख सकते। तो आपको क्या करना है, 1000 पर जाना है, अर्थात इसे आप लिख सकते हैं 1000 और माइनस आप 100 लिख सकते हैं। और 1000 के लिए आप जानते हैं कि m का यूज करना है, क्या करना है, m का यूज करना है। यहां माइनस हो रहा है तो इसके इधर आपको 100 करना है, माइनस के चलते इधर 100 करना है। यदि यहां प्लस 100 होता, 1100 होता तो m के इधर आपको 100 लिखते। 100 के लिए क्या यूज करते हैं, c का प्रयोग करते हैं। तो 100 के लिए यहां माइनस हो रहा है तो इधर प्रयोग करेंगे c का प्रयोग, कोई दिक्कत है। यहां अब 40 के बारे में बात करिए तो 10 पर 30 अधिक है तो 40 कहलाएगा, 10 पर 30 अधिक है तो 40 कहलाएगा। तो यहां पर 10 ध्यान दीजिएगा, यहां पर 10 ऑलरेडी यहां पर 10 है, और एक से यदि 3 बार और लिखते हैं तो 4 बार हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे, इसको अब आप लिखेंगे 50 माइनस x, आप इसको लिखेंगे, कोई दिक्कत है। अब यहां पर 50 माइनस x नहीं बल्कि 50 माइनस 10 यहां पर लिखिएगा। 50 माइनस 10 कहने का अर्थ क्या है, 50 के लिए क्या प्रयोग होता है, एल का प्रयोग होता है। 50 के लिए क्या होने वाला है, एल का प्रयोग होने वाला है। माइनस हो रहा है तो इधर लगेगा, क्या माइनस हो रहा है 10, तो 10 के लिए क्या प्रयुक्त होता है x, इसको इधर लिखना है। अब 7 के बारे में बात करें तो 7 तो आप जानते हैं इस तरह से लिखा जाता है। 5 के बाद 2 आपको लिखना है और 2 प्लस में लिखना है तो इधर लिखना है, अर्थात ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इस संख्या को आपको सजा करके लिख सकते हैं। सजा कर कैसे लिखिएगा इसको भी देख लीजिए, ठीक है ना। सजा करके आप इसको लिख सकते हैं,
इसको देखिए, m हो जाएगा, c हो जाएगा, m हो जाएगा, x हो जाएगा, l हो जाएगा, और यही आपका 1947 है। ये संख्या आपको लिखी जा चुकी है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब 497 को यदि उसी तरह से आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 497, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर इसको मिटा दे रहा हूँ और इसको लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, इतना में आ जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें 497 को। 497 कहने का अर्थ क्या है, ये आपको 400 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 400 है, तो 100 पर 300 क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो इसे हम लोग लिखेंगे 500 में से घटा करके। क्या लिखने वाले हैं हम लोग? 500 में से आपको घटा करके लिखने वाले हैं। 500 में से आपको घटा करके लिखने वाला है। तो 500 में घटा कर लिखिएगा तो 500 माइनस आपको यहाँ पर करना पड़ेगा ना, माइनस आपको यहाँ पर करना पड़ेगा ना, 500 और माइनस आपको 100 करना पड़ेगा, तब आपको 400 प्राप्त होगा। कोई दिक्कत है? और उसी तरह से यहाँ पर के बारे में बात करें तो ये 90 के करीब है। ये क्या है? आपको 90 के करीब है, तो 90 के करीब को क्या लिख सकते हैं? आपको 100 लिख सकते हैं, और माइनस आपको 10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं, और 7 को तो आप जानते हैं कैसे लिखना है। तो यहाँ पर 500 माइनस 100, 500 के लिए क्या प्रयोग होने वाला है? 500 के लिए आपको डी का प्रयोग होने वाला है। तो यहाँ पर डी हो गया। माइनस के बारे में बात करें तो माइनस है तो इधर लगेगा 100। 100 के लिए क्या प्रयुक्त होने वाला है? सी प्रयुक्त होने वाला है, और माइनस है तो आपको इधर लगने वाला है। ये आपको 500 अर्थात 400 के बारे में आपका हो गया काम। अब यहाँ पर बात किया जाए 90 के बारे में, तो 90 को कैसे लिखेंगे? क्या 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 4 बार लिखेंगे? नहीं लिख सकते, क्योंकि रिपीटेशन नहीं करना है 3 बार से अधिक 10 का, जिसमें जिसमें एक हो उसका। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 100 माइनस 10 लिखेंगे। 100 के लिए क्या प्रयोग होने वाला है? सी का प्रयोग होने वाला है। और यहाँ पर माइनस 10 कहने का अर्थ क्या है कि इसके इधर आपको 10 होना है, तो 10 के लिए क्या प्रयुक्त होगा? x प्रयुक्त होगा, अर्थात इस तरह से आप लिख सकते हैं। और 7 को तो आप जानते हैं कि 7 को कैसे लिखना है, 5 पर आपको 2 रख देना है, और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अब चलिए, इस तरह से आपको संख्या पूछिए और इसका आपको योग बताना है कि क्या योग होगा, इसका योग करके बताइए। तो पहले तो आप इसे अपने संख्या में बदलिए, उनका योग कीजिए, उसके बाद उसका पुनः इस रूप में आप लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप संख्या में बदलिए। संख्या में बदलिएगा तो सी क्या होता है? 100 होता है। सी क्या होता है? आपको 100 होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका 100 होता है, और प्लस ये 8 है। ध्यान दीजिएगा, ये 8 है, और सी के इस साइड में है। सी के क्या है? इस साइड में है, इसलिए क्या होगा? प्लस होगा। 8 है तो 8 आपको यहाँ पर प्लस के रूप में कर देना है। 8 क्या है? इस साइड में है ना, तो इस साइड के लिए प्लस होता है। यदि यही 8 इस साइड में होता तो माइनस कर देते। अब उसी तरह से यहाँ पर सी के बारे में देखिए। सी क्या है? आपका 100 है। ये सी क्या है? आपका 100 है। ये वाला जो सी है ये आपका 100 है, जो कि यहाँ पर भी है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ एक्सेल है, एक्सएल है। तो यहाँ जब भी एल आता था और एल से पहले एक्स आता था, जब भी एल आता था, एल से पहले एक्स आता था, तो किसको सूचित करता था? जो 50 है, 50 से पहले यदि आपको 10 आ जाए तो क्या होता था? घटता था। क्या होता था? आपको घटता था। यहाँ 50 हो जाए और क्या होता था? घटता था, तो ये आपको एक्सेल प्राप्त होता था। अर्थात ये है क्या वास्तव में? यही आपको यहाँ पर 40 है। अर्थात ये क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस आपका 40 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये एक्सेल क्या होगा? आपको 40 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये सी के इधर है, तो सी के बाद आपको प्लस कर देना है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात किया जाए, 5 और 1 ऊपर है, ये 6 है, तो प्लस 6 कर देना है। अब इसी को आपको योग कीजिए। इसका योग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाने वाला है 108, और इसका योग कीजिएगा तो ये आपको हो जाने वाला है 146। इनका यदि आप योग करते हैं तो योग कीजिए। 8 6 14 के लिए 4 बचा कितना? 1 4 1 आपका 5 हो जाएगा, और 1 1 आपका 2 हो जाएगा। अर्थात ये आपको 254 हो रहा है, और 254 को ही इस रोमन अंक के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे उसी को आप समझिए। ये 254 है, और 254 को ही आपको रोमन अंक के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है? इसको आप लिखिएगा ना, ये क्या है? 200 है। 200 कहने का अर्थ क्या है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 200 कहने का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर सी का प्रयोग, 100 के लिए सी का प्रयोग, 200 है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 100 प्लस 100 है ना, यहाँ पर 100 प्लस 100 है ना, और ये क्या है? आपको 50 है। ठीक है ना, ये आपका यहाँ पर जो है ये आपका 50 है, और ये आपका 4 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 200 है, अर्थात 2 बार आपका सी का प्रयोग करना है। कोई दिक्कत है? तो 200 के लिए 2 बार सी का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर 100 क्या है? सी है, और जिसमें जिसमें एक हो उसका हम लोग रिपीटेशन 3 बार तक कर सकते हैं। यहाँ पर 2 ही बार ना रिपीटेशन करना है, तो 2 बार हम लोग सी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करें 50 के बारे में। अब आपको यहाँ पर 50 के बारे में यदि बात किया जाए तो आप ध्यान दीजिए, 50 को क्या लिखते हैं? एल के रूप में लिखते हैं ना, तो आप यहाँ पर एल लिख दिए। और 4 अब आ गया, 4 को कैसे लिखते हैं?
5 से 1 कम अर्थात 5 हो जाएगा, उससे 1 कम तो 1 कम इधर आपको लगाते हैं और ये हो गया। यही वो संख्या होगी जो इसका योग कीजिएगा तो यही आपको प्राप्त होने वाला है। ये सभी के सभी प्रश्न आपको पूछे गए हैं और मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही यूनिक तरीके से, बहुत ही आसानी से समझ में आ गए हैं। यदि समझ में आ गए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बार बार पूछे जा रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस तरह इस चैनल पर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।